हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैं यहाँ पे करेंटली एक डॉक्टर के साथ हूँ। ये पॉडकास्ट वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि एफएमजी एज वेल एज यूएस असेंबली रिलेटेड मेरे से सवाल पूछते रहते हैं। तो आज एक स्पेशल डॉक्टर है एज अ गेस्ट हमारे साथ, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप पहले अपना इंट्रो दे दीजिए। Hello everyone, I am Dr. Kishan Davda and I passed my MBBS from China, Guangzhou Medical University last year in 2024. So currently I am doing internship here in India, जो मुंबई में है रायगढ़ हॉस्पिटल। मुंबई से थोड़ा बाहर है, वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप हो चुकी है, 6 मंथ्स बाकी है एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव पास माई यूएसएमएल स्टेप 1 स्टेप 2 सीके एंड एफएमजी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था व्हाइल आई वाज डूइंग इंटर्नशिप इन चाइना। सो फिलहाल अभी इतना ही किया है, आगे अभी देखते हैं क्या क्या करना है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग, आप वैसे बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, राइट? आप बताएंगे यस कौन सी यस। सिटी से हैं एग्जैक्टली? मैं मुंबई से हूँ। एंड सर, बेसिकली आप एफएमजी रिलेटेड थोड़ी क्लैरिटी देंगे तो अच्छा होगा। वैसे तो मैंने खुद ने भी क्लियर किया है, बट हम्म। काफी लोग एफएमजी को लेके बहुत ज्यादा हाइप बनाए हुए हैं कि बहुत टफ होता है, नहीं निकलता हम्म। है। तो आप इस चीज पे क्या बोलना प्रेफर करेंगे कि आपको भी ये सेम फील हुआ था अब जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, या क्या है रियलिटी? देखो, इन माय ओपिनियन, मतलब I- सब लोग, अभी मैं जो ओपिनियन दूंगा सबका अपना अपना होगा, बट व्हाट आई फील इज कि अगर लास्ट के 4-5 महीने आपने अच्छे से पढ़ाई की और कंसिडरिंग आपने एमबीबीएस में स्टार्टिंग से लेके कुछ ना कुछ पढ़ाई किया है, मैं नहीं बोल रहा एकदम अच्छे से, मतलब कुछ ना कुछ हर एक सब्जेक्ट से, आई मीन 50-60% पढ़ाई किया है, देन इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू। और अगर हम कंपेयर करें एफएमजी एग्जाम को, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो हाइप बढ़ा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लोग बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनसे पूछो कि अटेम्प्ट क्यों दे रहे हैं, क्या उन्होंने स्टार्टिंग से रेगुलरली पढ़ाई करी थी? अगर पढ़ाई की होती तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 आउट ऑफ 300 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स मतलब आसान है, इतना भी नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, तो ये मेरा पॉइंट है। अभी मैं अपनी बात बताऊंगा तो आप लोग, मतलब मैं ब्रैग नहीं कर रहा, मैंने बस 1 महीना मैंने रिवीजन से पढ़ाई किया, ओनली 1 मंथ, और मुझे 180 आया था। ओके। हाँ, मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने स्टेप 1 भी दे रखा था वो टाइम पे, तो मुझे यूएसएमएल का नॉलेज उसमें हेल्प किया, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ रखे हो तो यूएसएमएल स्टेप 1 में क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं आते, एफएमजी में क्लिनिकल सब्जेक्ट भी आते हैं। सो 1 मंथ के अंदर सब कुछ करना और फिर भी 180 आए, सो अगर मैं ला सकता हूँ तो आप सब भी ला ही सकते हैं। ओके, तो मैं कोई ऐसा एकदम स्मार्ट बंदा नहीं होगा, स्मार्ट होता तो इंडियन कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पे नीट यूजी में क्रैक करके पढ़ता। ठीक है, आई एम ऑल्सो लाइक यू ओनली, एफएमजी हम सब। तो इतना बिल्कुल। मत हाइप बनाओ, थोड़ा थोड़ा रेगुलरली कॉलेज में पढ़ते जाओगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। पर सेम मैं यही बच्चों को बोलती हूँ कि इतना हाइप हाँ बनाने से बेटर है, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट हाँ, भी कर सकता है अगर हार्ड वर्क करे तो। इट्स आराम नॉट से। आई मीन इतना इतना ज्यादा भी बिग डील नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर हमारे इंडिया में, लाइक लिटरली वहां पे जाके उतना स्टडी का रहता नहीं है, कॉलेज के एग्जाम हम्म। हमारे इतने डिफिकल्ट यस होते नहीं है। इस यस। चीज पे मैं एक और चीज आपके व्यूज जानना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं, कॉलेज से पढ़ के जो जिन्होंने क्लासेस करी है, कॉलेज से पढ़ा है, उनके एग्जाम क्यों नहीं निकल रहे हैं, या फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहे, या कॉलेज वाले एजुकेशन क्वालिटी नहीं दे रहे इसलिए नहीं निकल रहा है। इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, सच बात तो बताओ, कॉलेज में इतनी, मतलब इंडिया में जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिया में जो एमबीबीएस करिकुलम है, एफएमजी के लिए बाहर सेम टू सेम इतना नहीं होता। वो उनके स्टूडेंट्स के लिए उतना टफ करिकुलम रखेंगे, बट एज एफएमजी इतना नहीं होता, क्योंकि उन्हें भी पता है ये बच्चे आए हैं डिग्री लेने आए हैं सिर्फ। ठीक है, तो बाहर जाओगे तो इट्स ऑल अप टू सेल्फ स्टडी। अगर कॉलेज की क्लास में टॉप मारा है तो कैसे मारा है, और वहां टॉप मार के क्या ही कर लोगे? ठीक है, अपना मेन मुद्दा तो यही है ना कि एफएमजी क्लियर हो जाए, फिर नीट पीजी क्लियर हो जाए। तो कॉलेज के लिए एग्जाम के लिए पढ़ना, आई फील इज अ वेस्ट ऑफ टाइम बीइंग एन एफएमजी, क्योंकि ना तुम्हें हम्म। कोई डिस्टिंक्शन मिलने वाली है। हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप के पैसों का क्या ही करोगे? अभी कमाना है या फिर एफएमजी क्लियर करके जॉब करके नीट पीजी करके कमाना है? वो भी सर हर तो जगह नहीं होता, कुछ कुछ कॉलेजेस में वही, होता है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉलेज में टॉप मार के भी कर भी क्या लोगे? हाँ, दूसरा बंदा टॉप मारेगा, थोड़ा ईगो हर्ट होगा, होने दो।
वो उसको बंदे को कॉलेज में टॉप मारना है तो हम एफएमजी क्रैक कर लेंगे, नीट पीजी क्रैक कर लेंगे। तो कॉलेज में टॉप मारना और उसका एफएमजी क्लियर नहीं होना, इसका कोई रिलेशन नहीं है। बस आपको अपने खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। कॉलेज में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो आप। अगर आप बुक रीडर हो तो सबसे बेस्ट, नहीं तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, इट्स ऑल ऑन यू। एग्जैक्टली सर, मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टूडेंट्स को मैं यस, सेम बोलती हूँ कि पढ़ाई, आप ये सोच रहे हो अगर कॉलेज से निकल रहा है तो फिर इस हिसाब से तो आप ये मान लीजिए कि जो बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी निकल जाना चाहिए। इतना यस, बड़ा यस, इंस्टीट्यूट है, बट क्यों नहीं यस, निकलता है? क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई से एग्जाम नहीं निकलता है। यस, यस, यस। तो कॉलेज में आप क्या पढ़ रहे हो, उसके साथ अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर रहे हो, उस पे सब डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, ओके, चुप। हाँ, और एफएमजी एग्जैक्टली। है यार, दूसरे कंट्री में जा रहे हो, घूमो फिरो पार्टी करो, ये सब करो। पूरा दिन पढ़ने भी नहीं बोल रहे हो। तो थोड़ा मतलब 3-4 घंटे दिन में पढ़ाई किया होगा, डेली का सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया होगा ना। तो आई डोंट थिंक एफएमजी इतना बड़ा हर्डल होना चाहिए किसी के लिए। ये जो हाइप है वो नीट पीजी के लिए होता तो ठीक है, एफएमजी के लिए आई हम्म, डोंट थिंक इट्स लिटरली वर्थ इट। एग्जैक्टली सर। और मैं एक और चीज आपसे इस चीज पे डिस्कस करना चाहूंगी कि लोग ये भी इवन बोलते हैं कि मैंने मतलब कई बच्चों के कमेंट सुने हैं ऐसे कि नीट नहीं निकल रहा है इंडिया में, तो कोई बात नहीं, बाहर चले जाते हैं, एफएमजी तो वैसे बहुत टफ होता है, यूएसएमएलई निकाल लेंगे। आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? अरे यूएसएमएलई भाई, एफएमजी का कोई है कनेक्शन? यूएस में मतलब नहीं, ये बात आपने सही कही है। मेरे पास भी काफी डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे ऐसी कॉलेज में जाना है जहाँ पे यूएसएमएलई की पढ़ाई हो, मुझे आगे जाके यूएसएमएलई करना है। अरे भाई, एमबीबीएस चालू तो कर, कॉलेज तो जाओ पहले, मतलब देखो तो सही कि तुम्हें पढ़ाई ठीक से हो रही है तुम्हारी। यूएसएमएलई तो बहुत दूर की बात है। एंड मैं बता दूं, जो लोग ये देख रहे हैं, यूएसएमएल इज टोटल गैम्बल। मतलब एफएमजी में तुम्हें पता है, हाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आएंगे, तो 10-20% तुम्हारे हाथ में है कि हाँ अगर वो सब कर लिए तो मेरे 30-40 नंबर तो आ ही जाएंगे। यूएसएमएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम देने जाओगे, कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। उसमें ऐसा पीवाईक्यू पीवाईटी कुछ भी नहीं, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। वहां जाके एग्जाम के बाद भी क्लैरिटी नहीं है कि पास होऊंगा या फेल, वो भगवान के भरोसे होता है। तो यूएसएमएलई अलग लेवल पे चलता है, वो नीट पीजी के लेवल का है। उसका मतलब आप कंपेयर कैसे कर सकते हो भाई? पहले एमबीबीएस करो, सर, देखो आई तुम्हें डोंट क्या अंडरस्टैंड पसंद सर, है। मेरे पास बहुत बच्चों के डीएम आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि एफएमजी को टफ बता के ये यूएसएमएलई बोल रहे हैं कि ज्यादा पासिंग रेशियो है। मतलब मेरे भाई को समझ में नहीं आ रहा कनेक्शन भी क्या है दोनों के। पासिंग रेशियो से कोई लेना देना भाई। जैसे मैंने कहा कि पासिंग रेशियो इतना कम क्यों है एफएमजी का, अभी फिर भी फिलहाल लास्ट 2 अटेम्प्ट से बढ़ रहा है, ताकि लोग काफी मतलब हो रहे हैं, लोगों को मतलब आंख खुल गई, यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। भाई पासिंग हम्म, रेट इसलिए है कि बाहर जाके वो पढ़ नहीं रहे। ट्रू। ठीक है, ये अपन बीइंग एफएमजी में ऑनेस्ट पर रहो, आप भी एफएमजी हो, आपको भी पता होगा काफी कम ट्रू। फ्रैक्शन होता है पढ़ने वाले जो पहले से सोच के आते हैं हाँ हमें पढ़ना है और एफएमजी निकालना है। बाकी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ऑब्वियस की बात है। मानोगे नहीं, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि विटामिन की डेफिशिएंसी का ये क्या है। ये बेसिक सवाल है, 11th 12th में भी पढ़ा होता है हमने। ठीक है, तो पासिंग रेट के लेके एफएमजी छोड़ना और यूएसएमएलई नीट पीजी ड्रॉप करना, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो जो भी बच्चे ये पॉडकास्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, सर सामने है लाइव एग्जांपल जिन्होंने एफएमजी और यूएसएमएलई दोनों दे रखा है। आप लोग मेरे से हाँ, बोलते हो ना कि दीदी आप तो एफएमजी ही दी हो, आपको क्या पता यूएसएमएलई का, तो सर हाँ, सामने है। दोनों एग्जाम में कोई कनेक्शन नहीं है। यूएसएमएलई एक अलग लेवल का है और एफएमजी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। तुम्हारा एफएमजी एग्जाम बहुत बेसिक और इजी एग्जाम होता है जिसको तुम आसानी से क्लियर कर सकते हो। और नॉर्मल एमबीबीएस की पढ़ाई, एफएमजी का मटेरियल जो प्रेप लेटर मैरो है, उससे आप यूएसएमएलई का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आपको अलग चीजें पढ़नी है, आपको अलग लेवल में थिंकिंग करना है, आपको एप्लीकेशन लगाना है, वो आता है वो एग्जाम में। एफएमजी में इतना कुछ भी नहीं आता। एप्लीकेशन वाले एफएमजी में हार्डली 10 से 15 सवाल होंगे। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत कम हाँ, आते हैं। बहुत 300 में से 15 से 20 क्वेश्चन मैक्स जो एप्लीकेशन वाले होंगे। नॉट नेसेसरी कि होंगे ही, मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, पर 150 लाना आउट ऑफ 300, अगर वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपने मेडिकल स्कूल में कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, पढ़ाई नहीं किया है। डेफिनेटली, डेफिनेटली सर। या
सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने यूएसएमएल की प्रिपरेशन कैसे करी? अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है तो आप उसको क्या मैसेज देना हाँ। चाहोगे कि क्या अप्रोच रखे बच्चे? देखो, सबसे पहले यूएसएमएल के लिए मैंने तो फोर्थ ईयर में करी थी। फोर्थ ईयर में स्टपन दिया था मैंने, क्योंकि कोविड का टाइम भी था, घर पे बैठे थे, तो तभी तो एफएमजी का पढ़ के कोई मतलब नहीं था, क्योंकि तभी पढ़ेंगे तो बाद में भूलना ही है। तो मैंने सोचा यूएसएमएल ही, मतलब मुझे पहले से ही जाना था यूएस, तो मेरे दिमाग में सब था। तो अगर आप यूएसएमएल का प्लान कर रहे हो, कोई भी जो पॉडकास्ट देख रहा है यूएसएमएल का प्लान कर रहा है, सबसे पहले घर वालों से बात करो। आर दे रेडी टू सपोर्ट यू इन योर यूएसएमएल जर्नी? क्योंकि इसमें सबसे मेन फैक्टर है फाइनेंस। 15 से 20 लाख रुपए आपके लगने हैं यूएसएमएल के लिए। उसमें सारे, आपका यूएस जाना, वीजा, एग्जाम की फीस, रिसोर्सेज, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। तो 15 से 20 लाख रुपए अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने को रेडी है, इफ यू आर फाइनेंशियली केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ओनली देन डू। ओके, इट इज अ टोटल गैम्बल। सर ये स्टेप 1 का खर्चा होता है 15 से नहीं 20 नहीं नहीं नहीं, पूरा यूएसएमएल टोटल? जर्नी, जब तक आपकी पीजी में सिलेक्शन नहीं होती। ठीक है, और ये हुँ। 15 से 20 लाख मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, इट्स नॉट मैक्सिमम। 20 का 25 भी हो सकता है, डॉलर का रेट बढ़ा तो 25 से 30 भी हो सकता है। और सर कुछ मैंने सुना है बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे भी दिखाना पड़ता है वीज़ा वगैरह के वो, लिए, ऐसा भी कुछ है? हाँ, वो आपके मतलब जो आपको सपोर्ट कर रहा है आपके ट्रैवल के लिए, यूएस वीजा के लिए बाद में आएंगे, पहले मैं नॉर्मल ये बता देता हूँ। ओके सर, ठीक है, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो 15 से 20 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए आपके पास, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो, एक एक एग्जाम की फीस है 1 लाख रुपी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले इज टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, विल दे बी फाइनेंशियली सपोर्टिव टू यू? क्योंकि सबके बस का नहीं होता 15 से 20 लाख रुपए निकालना। ऑलरेडी एफएमजी के लिए इतना, एग्ज़ैक्टली। मतलब अब्रॉड के लिए इतना खर्चा कर चुके हैं। एंड देन, सो आई एम लकी माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी। सो या, सबसे पहले ये करना है। उसके बाद यू शुड बी डेडिकेटेड। हाँ भाई, सब लोग मजे कर रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर का पढ़ के जाऊं, मुझे सब कुछ ही पढ़ना है। एग्जाम में न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन आएगा, कि 8 8 घंटे की एग्जाम होती है। सो जितना जिसको लग 8 रहा है ना मैं आवर्स? यूएसएमएल कर लूंगी, 8 आवर्स का स्टेप 1, 9 आवर्स का स्टेप 2। और उसमें सर वो एफएमजी 8 वाला, आवर्स में सॉरी सर, 8 आवर्स में आपने कितने क्वेश्चन मिले हुए थे वो बताइए ज़रा? 8 आवर्स में 280 क्वेश्चन ही होते हैं। एफएमजी में 300 होता है। अभी लोग बोलेंगे एफएमजी में तो 300 सवाल है, सर आप 280 क्वेश्चन के लिए 8 घंटे ले रहे हो। तो भाई क्वेश्चन की लेंथ भी तो देखो, 15 से 20 लाइन की क्वेश्चन है, फिर आपको पेशेंट सर की ये रिपोर्ट बताइए। रूल है कि 280 क्वेश्चन को आपको 8 आवर्स में करना है, ऐसा कुछ रूल है? यस 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 यस, ऐसे होता है कि इन टोटल देयर आर 7 ब्लॉक्स, 7 ब्लॉक्स हुँ। ऑफ क्वेश्चन होता है। हर एक ब्लॉक में 40 क्वेश्चन होता है। आपको 1 घंटा दिया जाता है एक ब्लॉक करने का। उसके बाद, हर एक ब्लॉक के बाद 5 मिनट मिलता है आपको ब्रेक के लिए। ठीक है, वो 5 मिनट में आप बाथरूम जाओ, मुंह धो, चॉकलेट खा के वापस आओ। तो ऐसे ऐसे करके 8 घंटे बैठना है। हर एक घंटे में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी कुछ लोग आपको कहेंगे कि 1 घंटे में 40 तो ठीक है, हम तो 50 60 कर लेते थे एफएमजी में। तो भाई यहाँ पे 15 20 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। 15 20 लाइन में तुम पहली लाइन से जब भी एंड तक आओगे ना, तब तक तो भूल जाओगे ऊपर क्या दिया है। उसके बाद तुम्हें लैब वैल्यूज दी रहेगी, सीबीसी की रिपोर्ट दी रहेगी, एमआरआई, एक्सरे, हिस्टोलॉजी की स्लाइड, ये सब देख के तुम्हें आंसर टिक करना है। और एफएमजी में क्या है, तुम्हें पता है हाँ भाई इसका यही आंसर होगा। इसमें क्या है, 6 ऑप्शन देंगे, 6 ऑप्शन में से आपको पहले एलिमिनेट करना है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। फिर उसमें आएगा 2 बेस्ट आंसर। 2 बेस्ट में से आपको बेस्ट करना है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और 1 लाख की एग्जाम है। सो ये सब सोच समझ के करना पड़ता है, जो भी कर रहे हैं यूएसएमएल के लिए, और जिन्होंने दे ही लिया आप सब में। अब जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावना समझ रहे हैं आप। नहीं सर, अगर आप ये जो बोल रहे हो कि 1-1 घंटे पे इवन 5 मिनट्स का भी ब्रेक मिल रहा है, हमने एफएमजी भी दिया है। एक फेज़ देने के बाद ना हाँ, हेडेक सा फील होने लगता है। नहीं ये इसमें लगता है कि एक्चुअली, भाई अब थोड़ा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। नहीं इसमें एक्चुअली 5 मिनट्स का ब्रेक मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो इन टोटल 8 आवर्स का एग्जाम होता है। ओके, सो 7 आवर्स आप एग्जाम में दोगे, 1 आवर विल बी एलोटेड टू यू एज अ ब्रेक। अब वो 1 आवर आपको कैसे यूज करना है वो आप पे है। लाइक मैंने आपके कैसे ऊपर किया है। था, आफ्टर एवरी 1 आवर आई यूज टू टेक 5 to 7 मिनट्स ब्रेक। क्योंकि लास्ट के 3 घंटे आपको ऐसे लगेगा मुझे जाना है घर, आप सोचोगे भी नहीं एग्जाम में क्या मार्क कर रहे हो। ओके, सो वो 8 घंटा बैठना इज अ लॉट ऑफ टास्क। स्टेप 2 में 9 घंटा बैठना इज अ लॉट ऑफ टास्क। एंड वन मोर थिंग, स्टेप 3 में 2 दिन का पेपर होता है, दोनों दिन 8 8 घंटे बैठना इज अ लॉट ऑफ टास्क।
सर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे स्टेप 1, स्टेप 2 और फाइनल्स को लेके कि ओके किस हिसाब ओके से आते हैं? ओके। स्टेप 1 में आपके आएँगे फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट, एनआर, फिजियो, हिस्टो, बायो, बायोकेम, एंड देन योर पैथो, फार्मा, माइक्रो, and then you have some topics of medicine, some topics of radio, some topics of you can say complete psychiatry, एंड पीएचएम में से बायोस्टैट्स, एपिडेमियो और एक अलग सब्जेक्ट होता है मेडिकल एथिक्स। ओके, तो ये सारी चीजें स्टेप 1 में आती है। स्टेप 2 में आपकी पूरी एमबीबीएस आएगी। ओके, और स्टेप 2 में मोस्टली दे विल फोकस ऑन क्लिनिकल, ज्यादातर क्लिनिकल पे फोकस करेंगे। एंड स्टेप 3 इज अगेन एंटायर एमबीबीएस। 2 दिन का पेपर होता है, उसमें से एक दिन आपके सारे जो सिमिलर टू स्टेप 2 होगा, और एक दिन होगा आपको केसेस दिए जाएंगे, आपकी स्क्रीन में ही केसेस दिए जाएंगे। आपको फिर पूछेंगे कि आप एज ए डॉक्टर क्या करोगे। तो एज ए डॉक्टर आप कौन सा रिपोर्ट भेजोगे, कौन सा ये करोगे, कौन से टेस्ट करोगे, कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करोगे, दैट्स अप टू यू। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे चलो पेशेंट को वीकनेस है तो मल्टीविटामिन दे दी, ऐसा नहीं होगा। दे शुड नो द अप्रोप्रिएट टेस्ट कि एज ए डॉक्टर आप कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट दोगे फॉर डायग्नोसिस। तो ये स्टेप 3 का होता है। और इसके अलावा ओईटी एग्जाम देना ही है आपको, जो इंग्लिश का एग्जाम होता है दैट इज ओईटी एग्जाम, वो भी देना है। इसके अलावा आपको यूएस जाके रोटेशंस करने होते हैं 3 to 4 मंथ्स के लिए। उसमें आपका कम से कम 7-8 लाख रुपए लग ही जाते हैं, वो 15 लाख में इंक्लूड हो जाएगा, 7-8 लाख। और वहां जाके आपको बेसिकली इंटर्नशिप भी करनी है वहां जाके डॉक्टर के अंदर, यूएस डॉक्टर के अंदर। आपको पूरा सिस्टम समझना है। आपको वो लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो मिलेगा वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत काम आएगा। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो सर ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है क्लिनिकल रोटेटरी वाले चीज में मिलेगा, वो कौन से ये स्टेप पे देना होता है? मतलब वो ऐसा है कि आप स्टेप 1 के बाद भी जा सकते हो, स्टेप 2 के बाद भी जा सकते हो। इट आपकी डिपेंड्स ऑन चॉइस है। यू कि हाँ, आपके पास वीजा रेडी होना चाहिए। वीजा अभी इंडिया में वीजा का हालत बहुत खराब है, बहुत लंबी लंबी वेटिंग लाइन है। ओके, तो यूएस के लिए तो स्पेशली बहुत है सर। यस यस, अभी आप अप्लाई करोगे तो 1 साल बाद आपको डेट आएगी। तो अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप अपनी कंट्री में जहाँ पे हो, लाइक फिलीपींस में अगर कोई पढ़ रहा है, जॉर्जिया में कोई पढ़ रहा है, चाइना में कोई पढ़ रहा है, आई वुड सजेस्ट यूएस वीजा आप वहीं से ले लो। मैंने खुद ने चाइना से मेरा यूएस वीजा अप्रूव करवाया था। चाइना में यूएस एम्बेसी से मैंने करवाया था, वहां पे मुझे 6 महीने में मिल गया था। तो आप जिस जिस कंट्री में एमबीबीएस कर रहे हो, आप वहीं से यूएस वीजा अप्लाई करो और ले लो। पैसे उतने ही लगने जितने यहाँ पे लगने हैं। तो ये ट्राई कर सकते हैं आप। तो एक ओवरऑल व्यू मैं बता देता हूँ यूएसएमएलई का क्या होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, देन यू गो फॉर रोटेशंस, देन यू गिव ओईटी एग्जाम, देन यू गेट सर्टिफाइड। After certification, you give step 3. After step 3, then you apply for the various universities and matching process. Then आपके इंटरव्यू होंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू। अगर आप यूएस में नहीं हो तो ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू हो गया, फिर 3 महीने बाद लिस्ट निकलेगी। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपकी सिलेक्शन हो गई। यू विल स्टार्ट पीजीवाई1। द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट यू विल गेट इन यूएस आर इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, साइकाट्री, न्यूरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक। और अभी कुछ 1-2 साल से एनेस्थीसिया भी मिल रहा है। तो ये 6 चीजें ही अगर आपको करनी है तो ही यूएस आना। सर्जरी फर्जरी करने आ रहे हो तो यूएस मत आना। सर वो लोग सेलेक्ट ही नहीं करते हैं या सीट नहीं है इंडियंस के लिए, क्या सीन है? नहीं, वो सब जो ये जो मैंने चीजें बताई ना, इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ये सब ना अमेरिकन सिटीजन नहीं लेते, क्योंकि ये सब वहाँ ओके। पे लोएस्ट में कंसिडर किया जाता है। अपने यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन टॉप में कंसिडर किया जाता है, साइकेट्री भी अपने हम्म। यहाँ पे टॉप में होता है, फिर पीडियाट्रिक भी टॉप में गिना जाता है। पर यूएस में अमेरिकन सिटीजन ये लोग इनको लो में कंसिडर करते हैं। तो इनके पास क्या होता है कि एवरी ईयर 10,000 सीटें होती है इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, और उनको वो सीटें भरनी पड़ती है। अगर वो सीटें नहीं भरी तो यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम हिल जाएगा, और अमेरिकन स्टूडेंट्स को वो नहीं करना रहता। तो दैट्स वाई जो 10,000 सीटें खाली रहती है वो हम लोग फिल करते हैं उधर जाके। ओके। ओके, और सबसे बढ़िया बात बताओ, अगर एक और यूएसएमएल स्टेप 4 करके है जो हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा ऑफिशियल नहीं है, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। अगर आपकी यूएस में शादी हो जाती है, या यूएस में किसी गर्लफ्रेंड बनाई है, आपने अमेरिकन गर्लफ्रेंड बनाई है, उससे शादी कर लो, ग्रीन कार्ड मिलेगा। जिसको ग्रीन कार्ड मिलेगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। मेरे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, और अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है
so you will be given more priority above me. भले कि आपके मार्क्स कम हो मेरे से, आपने रोटेशन भी अच्छी जगह से नहीं की हो, या आपका सीवी भी मेरे से अच्छा नहीं है, बट यू हैड ग्रीन कार्ड, so you will be always priority about me. So because getting a green card, it means आप अमेरिकन सिटीजन में आ गए, तो वो अमेरिकन सिटीजन को हमेशा प्रायोरिटी देंगे. ओके, तो डेफिनेटली भाई, अपने कंट्री वाले में तो अपनी कंट्री को प्रायोरिटी यस देंगे ही यस वो लोग। यस यस. सर आपका क्या फ्यूचर ब्रांच है, किस में प्लान कर रहे हैं आप? मेरे को इंटरनल मेडिसिन करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत डिमांड है उसकी, फिजिशियन की. तो वहाँ जाएंगे, पीजी करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे और फिर आ जाएंगे इधर, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलना तो नामुमकिन है, बहुत मतलब 15-20 साल लग जाना है. तो वही प्लान है अभी फिलहाल, तो देखते हैं. सर आपने इंडिया में नीट पीजी के बारे में नहीं सोचा कि कभी दूंगा? अम, नहीं, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं सोचा, मैंने सोचा था. मेरा बैकअप प्लान नीट पीजी था, अगर मैं स्टेप 1 या स्टेप 2 में फेल हो जाता तो. ओके, तो हम्म। ऐसा नहीं है मैंने नहीं सोचा, बट बाय गॉड ग्रेस आई पास इट. स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों हो गया, एंड नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट नीट पीजी. मैं दूंगा तो भी टाइम पास के लिए दूंगा, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस यूएसएमएलई के लिए. ओके, तो तो या, सर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले हुए हैं ये सारे एफएमजी स्टेप 1 स्टेप 2 यस यूएस यस यस असेंबली के? यस यस. देखो, एफएमजी कितने भी अटेम्प्ट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है. यूएसएमएलई अगर आपने दूसरे अटेम्प्ट में दिया ना, तो मैं आपको स्टार्टिंग में जैसे बोला कि हाँ, एक बार आप फेल हो गए तो आप दूसरी बार दे सकते हो, नो डाउट, कोई आपको रोकेगा नहीं. नहीं, मेरा ऐसी एक्चुअली बात नहीं है. फर्स्ट ईयर में नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में ना आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, हाँ. मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था इसके बारे में, बस सुना हुआ हाँ. था। एंड देन मुझे बस ये बोला गया कि अप्रोक्स 20-25 लाख का खर्चा आएगा। देन आई थॉट कि घर वाले ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं, हम हाँ. अब्रॉड से पढ़ रहे हैं, हमारी फीसें भर हम्म. रहे हैं, अब उन पे हाँ. इतना बर्डन कैसे डाल सकते हैं, वो भी ये पैसे रिस्की है। इट्स नॉट कंफर्म हम्म. कि मतलब आपको मिल ही जाएगा। यस यस यस, इट्स नॉट कंफर्म. क्या होगा कि हम्म। अगर नहीं मिला ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको 5-6 लाख रुपए और डाल के नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर 15-20 लाख प्रोसेस अगेन. आपको बस 5-6 लाख रुपए डाल के और करना पड़ेगा. बट मार्क माई वर्ड, एक बार आपकी सिलेक्शन हो गई, आपने जो 15-20 लाख रुपए जो एमबीबीएस अब्रॉड के पैसे डाले, वो आपके 2 साल में रिकवर हो जाएंगे. तो एग्जैक्टली। रिवॉर्ड इज गुड, रिस्क इज हाई, टाइम इज हाई, प्रोसेस इज लॉन्ग. ये सब मैं या कहूंगा, और मेहनत तो लगनी एक्चुअली है. रीजन यही था कि ये लॉन्ग प्रोसेस और एक्स्ट्रा पैसे का हाँ. इन्वेस्टमेंट और कंफर्मेशन हाँ. नहीं है। सिर्फ इस हाँ. रीजन की वजह से मैंने सोचा कि इट्स ओके, नहीं तो लेट्स जस्ट ट्राई इन इंडिया ओनली। ऑलरेडी यस घर यस वालों ने बहुत कर रखा है, तो इसलिए मेरा दिमाग इंडिया की ही चीजों को लेके था। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली. अगर आप इंडिया में रह के भी इतने पैसे कमा सकते हो, इफ यू नो हाउ टू मिक्स बिजनेस विथ योर मेडिकल प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस में अच्छे से वो कोरिलेट कर लोगे, तो इंडिया में भी इतने पैसे कमाओगे, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की. डेफिनेटली। ठीक है, मैं इंडिया को नहीं बुरा नहीं बोल रहा, एक्चुअली, इंडिया का सिस्टम भी अच्छा है, नो डाउट. नीट पीजी दो, आप टॉप में आओगे, आपकी इज्जत बढ़ी जाएगी वैसे भी. नहीं सर, वो डेफिनेटली इंडिया का नीट पीजी है, यूएस का यस वो एक यस. अलग चीज है। बताऊं, आप, ठीक है, आपका एमबीबीएस इंडिया में नहीं कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, करो. बट बाहर जाके पढ़ाई करना आपकी जिम्मेदारी है. सेकेंडली, आपके होम कंट्री का लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए इन एनी ट्रू। केस. बाहर जा रहे हो पीजी में, कल तो ट्रम्प ने आके पूरे वीजा बैन कर दिए, सारे इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया, तो आप क्या क्या करोगे? करेंगे? आप कहीं के नहीं रहोगे, ना यूएस के ना इंडिया के. इंडिया का लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो इलीगली काम करोगे. इलीगली काम करने के हम्म। उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे आपको. लाइसेंस के साथ काम करोगे तो पैसे भी मिलेंगे, डॉक्टर भी गिने जाओगे ऑफिशियली. तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान फ्रॉम योर होम कंट्री, कि हाँ भाई, दूसरे देश के मतलब दूसरे देश से हम अगर निकल जा रहे हैं, तो अपना देश अपने साथ होना चाहिए. तो ट्रू। एटलीस्ट यू शुड हैव अ नॉर्मल एमबीबीएस लाइसेंस इन इंडिया. उसके बाद आप जो कर रहे हो करो. मैं क्यों इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं क्यों इंटर्नशिप, मेरा तो स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है ना. मैं तो ये साल यूएस उड़ सकता था, मैं क्यों एफएमजी लेके इंटर्नशिप करने बैठा हूँ? वाई? बिकॉज आई नीड इंडियन लाइसेंस, आई नीड द लाइसेंस ऑफ माई ओन कंट्री. आफ्टर दैट ओनली आई विल गो फॉर यूएस. तो ये भी तो सोचो ना, मेरा सब क्लियर है, मैं इंटर मतलब सब कुछ हो चुका था मेरा, तो मैं क्यों एक साल बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पे? ओके, सो कंसिडर दिस पॉइंट, इंडिया का लाइसेंस होना जरूरी है. उसके बाद जहां पीजी करना है आप करो. सर मैं आपसे अभी करेंटली आपका जो चल रहा है इंटर्नशिप का, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि आप यस कौन से यस. हॉस्पिटल में कर रहे हैं एंड क्या ओके. हिसाब है वहाँ का प्रैक्टिस का? ओके, आई एम गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो विलेजेस में एचडीएच होता है, सब सब क्या बोलते हैं,
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, उधर जाता हूँ। फिर यहाँ पे इंटर्नशिप में अच्छा कुछ सीखने मिल रहा है, नो डाउट। बट मैंने सोचा था 1 साल फैमिली वालों के साथ रहूँगा, फिर यूएस चले जाऊँगा, तो वो सब मुझे नहीं मिला। सो हम्म। इंटर्नशिप इज़ गोइंग गुड। इंटर्नशिप में भी आप जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आपको खुद से इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, ये सब करना है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे उधर, बस फाइल भरने जा रहे हो, तो कुछ नहीं सीखोगे वापस, ठीक है? तो नहीं, हाँ, मैं तो इस इंटर्नशिप चीज से में सर एग्री करती हूँ, मिलना चाहिए। कंट्री का खुद का 1 साल का इंटर्नशिप बहुत यस, जरूरी यस, है। बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल पता होने चाहिए, आपको बेसिक प्रोसीजर एग्जैक्टली। आने चाहिए, लोग क्या-क्या बीमारी लेके आते हैं, ये पता होना चाहिए, कौन-सी बेसिक मेडिकेशन जा रही है, ये सब पता चलना चाहिए। तो या ठीक है, इंटर्नशिप इज़ गोइंग गुड एंड आई एम एन्जॉयिंग राइट नाउ। साइड बाय साइड स्टेप 3 की पढ़ाई भी थोड़ी हो रही है, तो देखते हैं क्या तो होता है सर आगे और। कितना आवर्स ड्यूटी करना पड़ता है? कुछ ऐसा फिक्स है हाँ, या फ्लेक्सिबल है? हाँ, फिक्स है, 9 टू 5 ड्यूटी आवर्स है, ठीक है? उसमें आप ओपीडी सँभालो, आईपीडी सँभालो, कैजुअल्टी सँभालो, सब कुछ करो। बट इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ करना है तो आप हॉस्पिटल जा सकते हो, कैजुअल्टी में पेशेंट देख सकते हो। फिर ये जो ड्यूटी है, इसके बाद जो कैजुअल्टी में पेशेंट आते हैं, उसमें ही आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है, प्रोसीजर्स करने मिलता है। आईवी लगाना, हम्म। पेशेंट का रिपोर्ट वगैरह एनालाइज़ करना, वही उसमें ज़्यादा मिलता है। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट, आप जा सकते हो ड्यूटी आवर्स के बाद और देख सकते हो बहुत कुछ। सर आपके चाइना में कितना ड्यूरेशन था? ये 5+1 था इंटर्नशिप का? यस, 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 5 इयर्स फाइव थ्योरी प्लस वन था, एंड देन आप इंडिया में आए हैं? यस, यस, 5 इयर्स थ्योरी एंड 1 ईयर कंप्लीट इंटर्नशिप, नॉट लाइक क्लर्कशिप। मैं क्लर्कशिप की बात नहीं कर रहा। क्लर्कशिप हमारे 4th, 5th, 6th ईयर 4th और 5th ईयर होता था। हम्म। 1 ईयर वाज़ कंप्लीट इंटर्नशिप, जो इंडिया में इंटर्नशिप कर रहे हैं वैसी ही इंटर्नशिप होती थी वहाँ पे। तो सर वहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह मिलता था चाइना में? नहीं, नहीं, हम पैसे देके इंटर्नशिप कर रहे थे। अच्छा, पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे? वो उनकी कॉलेज की फीस थी, जो कॉलेज फीस है वही है। मतलब मतलब ऐसा नहीं था कि इंटर्नशिप के दौरान भी आप कॉलेज की फीस भर रहे थे वहाँ चाइना में? यस, 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 यस। क्योंकि सर ना बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके बोलते हैं कि अब्रॉड में इंटर्नशिप है कि नहीं है, कितना मिलता है। सो आई थॉट कि आपसे मैं पूछ लूं आपकी कंट्री का क्या सीन है। भाई, पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो अभी? क्यों भाग रहे हो? पूरी जिंदगी पड़ी है सर पैसे के बच्चे, लिए। छोटे इंटर्नशिप छोटे बच्चे, सर आप बिलीव नहीं करोगे, 18-19 साल के बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, वो मेरे से मोस्ट कॉमनली सवाल क्या पूछते हैं? दीदी सैलरी कितनी मिलेगी एज अ डॉक्टर बाद में? मैं इतना ही बोलती हूँ, भाई पहले मेडिकल कॉलेज में पैर तो रख लो। दीदी पीजी कहाँ से भाई, करेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितनी सैलरी मिलेगी? सर डेली मेरे से एक ना एक बच्चा सैलरी वाला टकराता है, सैलरी कितनी मिलेगी? अरे सैलरी अभी नहीं है तुम्हारी उम्र सैलरी डिस्कस करने की। तुमने ऐसा किया क्या है जिंदगी में जो सैलरी के बारे में पूछ रहे हो? कुछ नहीं किया अभी। तो सैलरी, एमबीबीएस जब ग्रेजुएट हो जाओगे ना, इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद सोचो क्या करना है, ठीक है? एग्जैक्टली exactly. उससे पहले सैलरी आती रहेगी यार, तुम डॉक्टर बन रहे हो, कहीं पे भी जॉब करने जाओगे, पैसे तो आने ही है। सर हमने अभी से सोच एमबीबीएस के क्या कंप्लीट करना कर है? लिया, हम सैलरी का नहीं सोच रहे अभी कि पहले एजुकेशन कंप्लीट कर ले, सारी चीजें कंप्लीट कर और ले। और दूसरी बात, लोग यहाँ पे मैंने देखा है इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले भी, इंडिया में इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले भी ये सोच रहे हैं कि इंटर्नशिप में कितना पैसे मिलेगा, ये कॉलेज पैसे देते कि नहीं एग्जैक्टली देता। भाई, एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है। तुम ये देखो कि वो कॉलेज पैसे नहीं दे रहा, बट काम कितना सीख सीख पा रहे हो तुम मुझे, ठीक है? तो पैसे वैसे अभी छोड़ो यार, क्या पैसे क्या करोगे भाई? 20,000 रुपए में क्या करोगे तुम महीने का? क्या 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 उखाड़ लोगे? जब तुम्हें आगे जाके 3-4 लाख रुपए कमाने हैं महीने के, तो क्या करोगे तुम इधर? मेरा पॉइंट यही है कि वही पैसों है का अभी सर। इतना मत सोचो। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि आपके चाइना में स्टडी कंप्लीट होने के बाद जो आपने 1 ईयर का इंटर्नशिप किया है वो कैसा था बेसिकली? क्योंकि लोग यहाँ इंडिया में क्या कंसिडर करते हैं कि अब्रॉड का प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम जीरो है, तो क्या एक्चुअली में एकदम जीरो है? आप इंटरेस्ट दिखाओगे, आप हॉस्पिटल में रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो इवन द अटेंडिंग डॉक्टर इज गोइंग टू सपोर्ट यू। वो पूरी ट्राई करेगा अपने तो हेल्प करके, वो बताएगा। तो मतलब ये ऐसा सब नहीं है कि क्लिनिकल एकदम जीरो है, बट नहीं, नहीं, एनीवे नहीं, इंडिया नहीं, में नहीं। जिस हिसाब से पेशेंट इन्फ्लो है, चीजें हैं, तो उसके कंपैरिजन में तो कमी है, ये यस, तो यस, फैक्ट है। यस, नहीं, नहीं, बट ऐसा जीरो बिल्कुल नहीं नहीं है है। क्लिनिक। जीरो बिल्कुल नहीं है, बहुत कुछ सीख के आदमी। तो दैट इज रॉन्ग कि जीरो है, ये जीरो नहीं है। सर आप वैसे कौन से बैच के थे? आपने नीट एग्जाम वगैरह दिया था? कौन सा बैच था हाँ आपका? मैं हाँ, मेरा 2018 का बैच है एमबीबीएस का। और मैंने नीट दिया था। 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने नीट के। फर्स्ट में तो मैंने ऐसे टाइम पास में दिया था, उसमें कुछ 250 नंबर ही आए थे। दूसरा अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरे कुछ
380 से लेके 380 के आसपास आया था, क्योंकि मुझे पता था फिजिक्स मेरी बच की नहीं है, तो नहीं हुआ उसमें। तो फिर चाइना का सोचा मैंने। या जी। हाँ, एक और बात, जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं अब्रॉड, नीट यूजी दे के ही जाना। नीट यूजी के बिना मत जाना, बिकॉज नीट यूजी का स्कोर कार्ड एक्ट एज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर यू टू गेट एंट्री इनटू एनी मेडिकल कॉलेज अब्रॉड। तो क्योंकि आजकल काफी एजेंट बोल रहे बिना नीट के चले जाओ, बाद में पछताओगे, रजिस्ट्रेशन सर मिलेगी मैं नहीं, स्ट्रिक्टली एफएमजी दे मना नहीं करती पाओगे। हूँ। कोई बच्चा मेरे यस से यस पूछता यस, है, मैं बिल्कुल। स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि हाँ, ये मिस नहीं आजकल गाइडेंस मेरे को बिल्कुल काफी मत डीएम आ लो। रहे, कैन वी डू एमबीबीएस अब्रॉड विदाउट नीट। भाई दे दे नीट, 200 नंबर लेके आ, इतने तो ला ही सकता है। तो दैट्स इट, वही नीट दे के ही आगे जाना है। नहीं सर, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है ना कि नीट तो बहुत ज्यादा टफ है, एफएमजी बहुत ज्यादा टफ है, यूएस एमली प्लैब का सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई है, तो हम वो पाथवे चूज कर सकते हैं। पता नहीं लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा कौन रहा है, मुझे आइडिया नहीं है, नहीं बट ये नहीं। है क्यों मेरे को समझ में नहीं आया। दिस इज द रीजन कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप टाइम हाँ, निकाल के वीडियो बनाओ, क्योंकि आपने नीट, एफएमजी, यूएस एमली सबका देख लिया है, तो आप बेटर हाँ। क्लियरिटी दे सकते हो लोगों को। नहीं नहीं, देखो, पीजी का अभी मत सोचो यार, बस एमबीबीएस करो, एमबीबीएस को एंजॉय करो, पार्टी करो, दोस्तों बनाओ, थोड़ा एंजॉय करो, घूमो फिरो, अलग जगह जा रहे हो थोड़ा घूमो फिरो, साथ में साथ पढ़ाई करो, एंड देन सोचो कि आप करने लायक हो यूएसएमएलई, आप अभी कर सकते हो, आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने का। एफएमजी के लिए, एफएमजी तो देना ही है, दैट शुड बी द कंपल्सन। एफएमजी तो देना ही है, एफएमजी देके इंटर्नशिप करना ही है, ये आपको आप अपने कोर्स के हिस्सा मान ही लो। उसके अलावा फिर आपको क्या करना है, दैट इज योर चॉइस, यूएसएमएलई, नीट, पीजी, एएमसी, प्लैब, नेदरलैंड, दुबई, ये वो जो करना है करो, बट एफएमजी शुड बी योर कंपल्सन। इंडिया में इंटर्नशिप करना है और कंपल्शन, गेटिंग द इंडियन लाइसेंस इज कंपल्सन। तो इंडिया का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। और हाँ, इंडिया का अगर लाइसेंस आ भी जाएगा तो यूएस में सिलेक्शन की प्रोसेस भी इजी हो जाएगी। मतलब यूएस में काफी पाथवेज होते हैं, तो उसमें एक पाथवे है कि इफ यू आर होल्डिंग अ लाइसेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, तो या आप इंडिया की लाइसेंस होल्ड कर रहे हो, देन यू कैन गो टू यूएस वाया वन पाथवे। सो इंडिया का लाइसेंस होना भी बहुत मायने रखता है, आप फिर अलग कैसा अलग वन कंट्री में पाथवे? जाना चाहते हो। आप डिस्क्रिप्शन देंगे ये वन पाथवे के रिगार्डिंग की क्या है? नहीं, इन टोटल 5-6 पाथवेज होते हैं, ओके। मतलब वो जब भी आप सर्टिफिकेशन करोगे ना, तो तभी 5-6 पाथवे होते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन पाथवे अकॉर्डिंग टू योर सीवी एंड योर क्रेडेंशियल। एक पाथवे होता है, यू होल्ड अ लाइसेंस फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। सेकंड होता है, योर मेडिकल स्कूल इज डायरेक्टली अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कि आप, ठीक है, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आप यूनिवर्सिटी के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो। ये सेकंड है। तीसरा होता है कि आप यूएस में किसी डॉक्टर के पास से साइन करा लो अपने रोटेशन, और फिर डायरेक्टली जा सकते हो। फिर चौथा पांचवा मेरे को मालूम नहीं है। लास्ट वाला है कि आप कोई भी ऊपर की पाथवे में नहीं आते हैं, तो आप लास्ट वाला सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस आ गया, तो आप पहले पाथवे से सीधा रवाना हो सकते हो, सर्टिफिकेशन हो सकता है। उसके लिए क्या लगता है, इंडिया का लाइसेंस लगेगा, आप जिस स्टेट में रह रहे हो वो स्टेट मेडिकल काउंसिल का एक लेटर ऑफ आउटस्टैंडिंग लगता है, वो इजीली मिल जाता है, 150 रुपए में आप मेडिकल काउंसिल में पे कर दोगे, वो इजीली लेटर दे देते हैं, तो वही सीधा अपलोड करने में आप। तो तो सर इंडिया का ये लाइसेंस स्टेप 3 होना। क्लियर करने के बाद का प्रोसेस है, राइट? नहीं नहीं, ये स्टेप स्टेप 3 से पहले। स्टेप 3 इज नॉट मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। Step 1, ओके। 2 and OET is required for selection, but being an international medical graduate, Step 3 पहले दे देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे अपना सीवी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। Step 3 is not required for selection, only 1, 2 and OET is required for selection, Step 3 required नहीं है, ओके। तो सर अभी आप फिर इंडिया का लाइसेंस वाला पाथवे यूज करेंगे? डिपेंड्स। क्यों? क्योंकि इंडिया का लाइसेंस आते आते मुझे और कम से कम जनवरी में मेरी इंटर्नशिप खत्म होगी, ये जनवरी जो आएगा, उसके बाद कम से हम्म। कम 6-7 महीने लगेंगे, तब तक यूएस का जो सिलेक्शन विंडो है वो बंद हो जाएगा फॉर दैट ईयर। ओके। तो इट डिपेंड्स कि मैं वो पाथवे यूज करूँ या फिर यूनिवर्सिटी वाला पाथवे यूज करूँ। मेरा मेन मुद्दा क्या था, मेरे पास लाइसेंस आना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा नहीं था कि मैं ये लाइसेंस लेके यूएस जाऊँ, हम्म। ठीक है। मेन मुद्दा क्या है कि यूएस में सिलेक्शन नहीं हुई इनके फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं एटलीस्ट इंडिया में रह के 4-5 महीने जॉब कर सकता हूँ ना मेरे लीगल लाइसेंस के साथ,
मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर हम्म। सकता। हम्म। ठीक है, या तो ये पॉइंट है। ओके। सर वैसे आप इस चीज के बारे में बताना चाहेंगे कि आपके महाराष्ट्र में, क्योंकि मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है, कि अप्रॉक्स एमबीबीएस ग्रेजुएट जो होते हैं, चाहे अब्रॉड के हो चाहे इंडिया के हो, अप्रॉक्स कितनी सैलरी है? क्योंकि बच्चे ये सैलरी वाले सवाल पे बहुत आते हैं। एक अगर आप लमसम आइडिया देना चाहो, कितना मिलता है? नॉर्मल एमबीबीएस अगर अपना इंटर्नशिप के बाद जब भी लाइसेंस आ जाता है उसका, और वो कोई गवर्नमेंट सेटअप में काम करने जाता है, तो अराउंड 90,000 टू 1 लाख रुपी, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस इंस्टीट्यूशन। लाइक जीएमसी में जाओगे तो आई थिंक 80-90,000 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और बिना इंटर्नशिप के तो कोई आई थिंक लेगा नहीं, बिना लाइसेंस के कोई लेगा नहीं। बट अगर बिना लाइसेंस के भी करना है तो आराम से आप 30 से 50,000 पर मंथ कमा लोगे। सर ओके। आपका अभी का करेंटली लाइफ कैसा चल रहा है? मतलब वर्क लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, पर्सनल लाइफ मैं ये कहूंगा कि इंटर्नशिप में ना, सिर्फ इंटर्नशिप एक ऐसा ईयर है और लास्ट ईयर होगा आपके पास हाथ में जब भी आप एंजॉय कर पाओगे। इंटर्नशिप के बाद आपको जिंदगी भर घिसना है और जिंदगी भर जॉब करना है और पैसे कमाना है। तो इंटर्नशिप एक ऐसा पीरियड है मेरे लिए अभी कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो मेरे दोस्त बन गए नए, मैं उनके साथ चिल आउट भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो चिल आउट बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप एक ऐसा है, इसमें ही आप कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। सो आप जहाँ पे भी हो अभी एमबीबीएस में भी, अगर आप कंटिन्यू सेकेंड थर्ड ईयर में हो आप, तो पूरा दिन पढ़ाई मत करो। पढ़ाई के साथ साथ बाहर घूमो, पार्टी वार्टी करो, सब कुछ करो। और इंटर्नशिप में आके भी इतना टाइम दो कि हाँ भाई, मैं रात को आके चैन से सो पाऊँ। सर एक्चुअली स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चलता है, एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बन जाने का मतलब है कि 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कोई लाइफ नहीं होती है। लोग मुझे वीडियो बनाते हुए देखते तो कमेंट करते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है क्या, आप कैसे वीडियो बना रहे हो, आपके पास नहीं, टाइम कैसे मिल रहा है? अरे तो भाई डॉक्टर लोग भी इंसान नहीं होते क्या, जो ये सवाल पूछ रहे हैं? उनको उनको बाकी आम इंसानों की तरह जीना नहीं है क्या? डॉक्टर है क्या, शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको पता है क्या नुकसान है क्या, तो क्या वो इंसान नहीं है तो इंसान ही ना। तो उनको भी तो वही सब मजे करने हैं जो बाकी सब कर रहे कॉलेज में। तो यही पॉइंट पर है कि यही भाई, मैं लोगों को बोलती हूँ, वी नो हाँ, ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, वी नो तो हाउ टू बैलेंस, वी नो व्हेन वी नहीं, शुड स्टडी, व्हेन वी शुड नॉट। वही, मतलब अभी कुछ दिन पहले एक और इन्फ्लुएंसर है, सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह करके है, उन्होंने रेस्पिरेटरी मेडिसिन एमडी करी है। उन्होंने भी एक रील डाली कि स्टार्टिंग के 3 साल आप मजे करो, पार्टी करो, थोड़ी पढ़ाई करो, क्लास में टॉप आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आ गया तो आने दो, और अपना जो दूसरा टैलेंट है उसको ढूंढो। कि हाँ, किसी को वीडियो क्रिएशन में, किसी को दूसरे स्पोर्ट्स में है, किसी को इसमें इंटरेस्ट है, वो ढूंढो। फाइनल ईयर में इज्जत से पढ़ाई करो, फिर नीट पीजी देना है तब भी पढ़ाई करनी है, इंटर्नशिप में वापस पार्टी वगैरह करो। तो यही है भाई, हम भी इंसान है, हम भी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, और इंजीनियरिंग वाले जी रहे हैं, बीकॉम लॉ वाले सब कर रहे हैं, तो हम क्यों एंजॉय ना करें? हमने डॉक्टर की प्रोफेशन की, तो फिर हम एंजॉय ना करें? ये तो गलत हो गया ना। नहीं कि सर, भाई एक सब, स्टीरियोटाइप बन रखा है, डॉक्टर मतलब चौबीस वो घंटा स्टडी, उनकी कोई लाइफ नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं कर वो सकते, एंड इफ दे आर डूइंग समथिंग मतलब उन्हें नहीं, पढ़ाई करी नहीं है इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, तो जो यूट्यूब पे आप जो यूएसएमएल वगैरह सब देख रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे फिजिशियन बन गए, तो क्या उन्होंने टाइम पास किया? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? उनके तो यूट्यूब पे लाखों लाखों सब्सक्राइबर है। पूरा दिन पढ़ाई नहीं करना है, और एफएमजी में जो पढ़ाई नहीं कर रहे वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये भी तो है ना, कि भाई पढ़ाई के साथ साथ अपना बाकी का काम भी करना है, कि पढ़ाई नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो, पेंटिंग हो तो कोई भी हॉबी हो, उसको निकालो, करो। सर एट द एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप नीड एस्पायरेंट को कोई भी ऐसा मैसेज देना चाहोगे रिगार्डिंग अब्रॉड एमबीबीएस, या फिर कि लोगों के दिमाग में है कि इंडिया आके गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, इंडिया आके डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम क्यों बाहर जाए, इससे अच्छा यहीं पे बार बार अटेम्प्ट्स लेते रहते हैं, तो इन सब चीजों पे आप क्या बोलना चाहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? देखो, नीट एस्पायरेंट जो भी है, पहले तो 2 साल मेहनत कर लो। हमने नहीं करी थी, आप मेहनत कर लो, 2 साल मेहनत करनी है। गवर्नमेंट में सीट मिल गई तो बहुत ही अच्छा है। नहीं मिली तो जरूरी नहीं है डॉक्टर ही बनना है। मेडिकल में आजकल बहुत सारे अपकमिंग फील्ड आ रहे हैं, आप बीडीएस भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अब्रॉड जाओ, ठीक है जाओ,
अगर अब्रॉड तभी जाओ जब भी आपको चाहिए कि हाँ मेरे को डॉक्टर ही बनना है। और अगर आपने अब्रॉड कर ली है, एफएमजी, इंडियन इंटर्नशिप, इंडियन लाइसेंस, ये 3 कंपल्शन, इसके बाद आप कोई पीजी में जाओ। तो बस मैं यही कहूंगा, मेरा जो भी है वो। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना टाइम देने के लिए और इतना टाइम निकाल के मेरे वीडियो नो के लिए वरी, रेडी हुए आप। यूएस नो असेंबली वरी, के रिगार्डिंग बहुत नो सारी वरी। चीजें थी जो मुझे एक्चुअली में नहीं पता थी, और मुझे आपसे भी बहुत सारी नई नहीं, नई जानकारी मिली। नहीं, नहीं, यूएस अमेरिका का अगर मैं बात करने जाऊंगा ना तो 2 घंटा अलग से निकलेगा। तो इसलिए मैंने अभी इसमें सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया है। यूएस अमेरिका फिर कभी आगे जाके कर लेंगे। श्योर श्योर। सर अच्छा, या वन मोर थिंग, चलिए जाने से पहले पूछ ही लेती हूँ, आपने हाँ। सोर्स क्या यूज किया था यूएस असेंबली के लिए? आपने खुद से सेल्फ स्टडी वगैरह या कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था? नो, 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 सेल्फ स्टडी। यूएसएमएल के लिए ऐसी कोई कोचिंग है नहीं। ठीक है, इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट यूएसएमएल की कोचिंग नहीं कराता। तो ओवरव्यू, पर अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है मेरे चैनल से, तो आप वो भी देख सकते हम्म। हो। मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड वीडियो रिसोर्सेज, स्केची माइक्रो वीडियो रिसोर्स है। फिर पीजीओ करके एक वीडियो रिसोर्स है, PHYSEO। फिर आता है आपका यूवर्ल्ड, जो कि क्वेश्चन बैंक है। वो यूवर्ल्ड आता है 50,000 का। तो वो क्वेश्चन बैंक को आपको ध्यान से यूज करना है। फिर आते हैं आपके मॉक टेस्ट, जो कि जैसे एफएमजी में ग्रैंड टेस्ट होते हैं वैसे उसमें मॉक टेस्ट होता है, उसको एनबीएमई बोलते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज है, और इन सब के अलावा एक बाइबल है, फर्स्ट ईयर बुक। जो फर्स्ट ईयर बुक होती है वो आप नीट पीजी के लिए भी यूज करते हो, यूएसएमएल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर बुक का हर एक पन्ने में कौन सी लाइन में क्या दिया है वो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर स्टेप 1 एग्जाम। हर एक पेज के हर एक लाइन में, हर एक पेज में कौन सी इमेज दे रखी है, वो इमेज के नीचे क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा रटा होनी चाहिए, बस ये पता होनी चाहिए कि हाँ अगर मेरे को किसी ने सवाल पूछा, मैं उसको बता सकता हूँ हाँ वो सिस्टम के इधर वो दिया था, इतना पता होना चाहिए। ओके। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है। आप अपने चैनल का नाम मेंशन कर सकते हैं, बच्चे वहां से देख लेंगे वीडियो। ओके, तो नो योर डॉग, नो KNOW_your_DOC, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यही हैंडल से यूट्यूब का भी है, बट मैं यूट्यूब पे ज़्यादा पोस्ट नहीं करता। स्टार्टिंग में मैंने करी थी, तो यूएसएमएल रिसोर्स, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने। एनोटेट कैसे करने हैं, पढ़ना कैसे यूएसएमएल के लिए, मैंने उधर डाला है। और इंस्टाग्राम पे मैं डेली वीडियोज अपलोड करता ही रहता हूँ, चाहे वो फनी हो या कोई भी यूएसएमएल रिलेटेड या कोई भी पीजी के रिलेटेड होती है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और मुझे डीएम बिल्कुल। कर सकते हैं इंस्टा पे, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं हर एक बंदे को रिप्लाई करता ही हूँ। बट मेक श्योर यू फॉलो बिफोर यू डीएम मी। ऐसे नहीं कि सर यूएसएमएल के बारे में बताओ और मैं देखता हूँ कि ही इज नॉट फॉलोइंग मी, तो मैं नहीं करूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा वो। हाँ। इतना तो बनता है सर, आप इतना टाइम निकाल के इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो इतना तो बनता है कि बच्चे फॉलो करें। फ्री में बटन इधर दबाना और क्या करना है। नहीं सर, आजकल लोगों को क्या लगता है ना कि वो फॉलो या लाइक कर देंगे तो उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, इसलिए बेचारे नहीं करते हैं। अरे छोड़ो यार, ये सब छोड़ो। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, एंड नो इन वरी। फ्यूचर अगर कभी आपके पास टाइम मिले और आप बताना चाहो इस चीज़ के बारे में कि कैसे क्या ओके। आपकी जर्नी रही, तो या मोस्ट वेलकम। आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ वीडियो शूट करके दिखा दूंगी या लोगों को कि सर ने कैसे क्या अपनी जर्नी कंप्लीट करी है। एंड बेस्ट या विशेस फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आपका स्टेप 3 वाला जो भी चीज़ें फंस रहा है या आगे फ्यूचर में वो आप सक्सेसफुली क्लियर कर ले, एंड हम लोगों को वहाँ की वीडियोस दिखाए। या थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीतू। आप भी नीट पीजी की तैयारी कर रहे हो, गुड लक फॉर दैट। एंड या जो थैंक भी यू। करो, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। एंड या होपफुली लोग देखें इसको और पता चले लोगों को कि हाँ भाई, स्टार्टिंग से पीजी के बारे में नहीं सोचना है।